Hello friends, this is your first lesson of class 8 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह भाषा द्वारा अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि एक लड़की अपनी जन्मदिन की पार्टी पर प्रियांशी को बुलाती है। जब प्रियांशी यह बात कर रही होती है तो यह एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। शाम की पार्टी में अरे प्रियांशी हेमा नहीं आई, तो हेमा एक लेटर भेजती है। तो उस लेटर को वह देखकर कहती है यह बहुत सुंदर है। तो यह एक लिखित भाषा का ही उदाहरण है। भाषा द्वारा हम न केवल अपने विचार प्रकट करते हैं अपितु दूसरों के विचार भी जान सकते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से नए विचार जन्म लेते हैं तथा भाषा का विकास होता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ है वाणी। वाणी द्वारा उच्चरित सार्थक ध्वनियाँ ही भाषा का आधार होती हैं। अब हम इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। पहले चित्र में दिया गया है, इसका मतलब होता है हमें बाएं नहीं मुड़ना है। दूसरे चित्र में दिया गया है पैदल नहीं जा सकते हैं और तीसरा चित्र कहता है सीधे नहीं जा सकते। ये सड़क सुरक्षा के चिन्ह हैं, जिन्हें हम प्रायः सड़क के किनारे देखते हैं। यह एक सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है। इनके द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसलिए भाषा की आवश्यकता होती है। अतः सांकेतिक भाषा को भाषा का रूप नहीं माना जा सकता। मनुष्य द्वारा अपने विचारों को परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर करते हैं। यही भाषा की प्रक्रिया है। अब हम भाषा के रूप पढ़ते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम विचारों को मुख से बोलकर व्यक्त करते हैं, जैसे वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, नाटक, फिल्म, संगीत आदि में हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान्या कुछ दिनों पहले ही मनाली से घूमकर आई है, उसे वहाँ बहुत आनंद आया, तो वह रिया को अपनी कहानी सुनाती है। तो वह मनाली की बातों को बताती है और यह सुनकर रिया को समझ आता है कि वहाँ उसने बहुत एंजॉय किया। रिया ने सुनकर उत्तर दिया, यही भाषा का मौखिक रूप है। बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सूचना पट आदि में। जैसे यहाँ पर भी एक उदाहरण है, अंजलि ने एक कविता लिखी, उसने वह कविता माँ को दिखाई। माँ ने कविता पढ़कर अंजलि के प्रयास की खूब तारीफ की। यह भाषा का लिखित रूप है। लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक और लिखित भाषा द्वारा हम भाषा के 4 कौशल सीखते हैं। भाषा के 4 ही कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं साहित्य। प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है। ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य साहित्य
और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी आदि आती हैं। इसके अंतर्गत साहित्यकार सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने निर्मला, मानसरोवर, सेवा सदन, ईदगाह, गोदान आदि में वर्णन किया है। जयशंकर प्रसाद ने चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, उर्वशी, तितली आदि में वर्णन किया गया है। और महात्मा महादेवी वर्मा ने गिल्लू, नीलू, गौरा आदि में वर्णन किया है। पद्य साहित्य, इसके अंतर्गत साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। पद्य साहित्य में तुकांत तथा अतुकांत, कविता, दोहा, चौपाई, सोठा, छंद, कुंडलियाँ, पद आदि आते हैं। जैसे कबीरदास ने बीजक में वर्णन किया है, तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली आदि में वर्णन किया है। सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी आदि में वर्णन किया है। और बिहारी ने बिहारी सस्सई का वर्णन किया है। इस प्रकार गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का हम अध्ययन करते हैं। मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? हिंदी भाषा के क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इस कारण इस पर बोलियां और उपभाषाओं का असर पड़ता रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों एवं शब्दों के अनेक रूप प्रचलित हो जाते हैं। कौन सा रूप शुद्ध व मानक है या यह समझने में कठिनाई होती है। अतः भाषा के जिस रूप को शिक्षाविदों व विद्वानों ने मान्यता दी है वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे यहाँ अमानक रूप और मानक रूप के कुछ शब्द दिए हुए हैं। मानक रूप होता है शुद्ध रूप, जैसे बंदर, अगर ऐसे लिखेंगे तो यह अमानक रूप होगा। और मानक रूप में बा पर ऊपर बिंदी आएगी। जैसे दा, धा, दध, ध्या, गए, नई। अमानक और मानक रूप में अंतर है। भाषा के सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। मानक वर्तनी संबंधी कुछ ध्यान योग्य बातें लिखी गई हैं। जैसे संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह मिलाकर नहीं लिखा जाए, जैसे लड़के ने, बस में आदि। खड़ी पाई वाले व्यंजन के संयुक्त रूप पाई हटाकर लिखे जाएं, जैसे कच्चा, उल्लेख, लग्न, व्यास आदि। कर क्रिया जोड़कर लिखी जाए, जैसे गाकर, सोकर, खाकर आदि। यह क्रिया मतलब वर्ब होती है, उसमें कर लगता है। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे लेन देन, पढ़ना लिखना, खेलना कूदना आदि। सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हों तो पहला अक्षर मिलाकर और दूसरा अलग लिख दिया जाए, जैसे उसके लिए, इसमें से आदि। संयुक्त क्रिया पृथक लिखी जाए, जैसे खाया करता है, किया करता था आदि। संयुक्त अक्षरों में हलंत लगाकर लिखा जाए, जैसे विद्यालय, द्वार आदि। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यह 22 भाषाएं इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, नेपाली, असमिया, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, मलयालम, संथाली, कोंकणी, मराठी, सिंधी, मैथिली, बोडो, गुजराती, मणिपुरी। यह 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान में वर्णित की गई हैं।